मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। खबरदार के खबरों का लेंस आज सबसे पहले बंगाल की हिंसा वाली सियासत पर घूमने वाला है। कल ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, लेकिन बंगाल की चुनावी हिंसा का ट्रेलर दिख गया है। बीती रात कोलकाता में बीजेपी के चुनावी रथों को तोड़ा गया। बीजेपी ने सीधा आरोप लगाया कि ये तोड़फोड़ टीएमसी ने की है। वहीं बीजेपी का चुनावी रथ टूटा तो क्या टीएमसी ने तोड़ा, इसे लेकर सियासी आर पार में बीजेपी चुनाव आयोग तक पहुंच गई है। पार्टी कह रही है कि साबित हुआ कि 8 चरणों में चुनाव कराने का फैसला आखिर जरूरी क्यों था। कल ही ममता बनर्जी ने 8 चरणों में चुनाव कराने के फैसले पर सवाल उठाए थे। पूरी बीजेपी ममता को परास्त करने के लिए मिशन बंगाल में जुटी हुई है। योगी आदित्यनाथ ने आज तक के कार्यक्रम सीधी बात में बंगाल में यूपी मॉडल का शासन देने की बात कही है। वहीं कांग्रेस के लिए संकट बढ़ता जा रहा है। पार्टी के असंतुष्ट माने जा रहे नेता, जिन्हें G23 नाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था, उन्होंने आज जम्मू में अपनी ताकत दिखाई। गुलाम नबी आजाद की अगुवाई में इन नेताओं ने जम्मू में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। उधर ऑपरेशन बालाकोट के 2 साल आज पूरे हो गए। खबरों के लेंस की ये अगली खबर, महत्वपूर्ण खबर, बालाकोट के 2 साल पूरे हो गए हैं। आज बालाकोट ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमले की पूरी पिक्चर दिखलाई, कैसे जैश के ठिकानों पर बमबारी की गई थी। इसका ट्रेलर हम भी आज आपको दिखाने वाले हैं। वहीं खबरों के लेंस में जम्मू कश्मीर के नौजवानों का राष्ट्रवाद भी दिखने वाला है। जम्मू कश्मीर में आर्मी भर्ती कैंप से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आज खबरदार का हिस्सा होगी। तो ये तमाम खबरें विस्तार से आपको हम दिखाने वाले हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं बंगाल की हिंसा की खबर से। बीती रात कोलकाता में एक गोदाम में रखे बीजेपी के चुनावी रथों को तोड़ा गया। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के गुंडों ने न सिर्फ उत्पात मचाया, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ जमकर मारपीट भी की, बल्कि पार्टी बोल रही है कि रथों में लगी एलईडी भी गायब हुई है। उधर उत्तर 24 परगना में बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ हुई है। यहां भी टीएमसी पर ही आरोप है। हालांकि टीएमसी ने दोनों घटनाओं में अपने कार्यकर्ताओं के शामिल होने के आरोपों को नकार दिया, लेकिन इन दोनों घटनाओं के जरिए एक बार फिर से बंगाल की हिंसा का मुद्दा जोर शोर से उठा है। बीजेपी बोल रही है कि चुनाव आयोग ने 8 चरणों में चुनाव कराने का जो फैसला लिया है, वो इसी माहौल को देखते हुए एकदम सही है। कल ममता ने बंगाल से भेदभाव का आरोप लगाते हुए फैसले का विरोध किया था। Election Commission. We want Election Commission to have the highest regards. Now, like Election Commission, the important body, if they don't give justice to the state and the people, then where the people will go? ममता बनर्जी को रंज था कि क्यों पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव कराने का फैसला लिया गया, लेकिन चुनाव के ऐलान के कुछ घंटों के भीतर जब कोलकाता के काकपाड़ा गोदाम में रखे बीजेपी के प्रचार रथ तोड़े फोड़े गए, तो बीजेपी के नेता इसे बंगाल की चौपट कानून व्यवस्था का सबूत बताते हुए ये कहने लगे कि चुनाव आयोग ने बड़ा सोच विचार कर इतने चरणों में चुनाव रखा है। इसका यही राजनीति है और दुर्भाग्य विषय यही राजनीति का कारण है कि पश्चिम बंगाल में 8 फेज में चुनाव कराना पड़ रहा है। दीदी जब सत्ता में आ रहे थे उस समय उसका मांग थे 8 फेज का चुनाव कराओ। 7-8 फेज बिना चुनाव के सीपीएम का साथ, पुलिस का साथ हम लोग लड़ नहीं पाए, इसलिए उसी समय 6 फेज इलेक्शन हुआ। उस समय आज क्या हुआ, आज ये 6 फेज से 10 साल के बाद 8 फेज में आ गया। इसका कारण क्या है, सीपीआईएम का जो रवैया था उस समय पुलिस और सीपीआई का जो एटीट्यूड था, उन लोगों को टोटल पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन जो हुआ था, आज वही है। लॉ एंड ऑर्डर हालत की वजह से 8 फेज हो रहा है। और क्या है, शुक्रवार रात को जब ये घटना हुई तो सामने आई सीसीटीवी फुटेज में 2 पक्षों के बीच बहस होती दिख रही। रात के हंगामे के बाद से बीजेपी इसे टीएमसी के खिलाफ एक और मुद्दा बनाने में जुटी है। इन प्रचार वाहनों से बीजेपी परिवर्तन रथ यात्राएं निकाल रही है। यही वो
व्हीकल्स हैं जिन पर कल रात को बीजेपी का कहना है कि वहां पे पथराव हुआ है, तोड़फोड़ की गई है, एलईडी स्क्रीन तोड़े गए हैं, जो विंड स्क्रीन है उसको भी तोड़ा गया है। क्या हुआ था बताइए। देखिए दादा, जो हुआ तो आप लोग देखा है, लेकिन इतना बुरा हुआ। देखिए वहाँ जो मीडिया ये है, मतलब जो हमने शीशा है, उसका बाद मेटल है, उसको भी कैसे तोड़ा हुआ, एक बार हम बोलूँ आप जाके देख लीजिए सर, कैसे देखिए। चलिए हम लोग रथ के अंदर आ गए हैं, ये वो रथ देख सकते हैं बनाया गया है। और यहाँ पे यहाँ के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो रात में थे, वो लोग ये दिखा रहे हैं कि रथ के अंदर भी किस तरह से तोड़फोड़ की गई है। चुनाव के ऐलान के बाद उत्तर 24 परगना के बड़ा नगर में बीजेपी दफ्तर में भी तोड़फोड़ हुई। तोड़फोड़ के दौरान बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता सिकत पॉल को रंगे हाथ पकड़ने का दावा किया गया है, उसे पुलिस के हवाले किया गया। टीएमसी कोलकाता से लेकर उत्तर 24 परगना की घटनाओं में अपने कार्यकर्ताओं के शामिल होने के आरोपों को न सिर्फ झूठा बता रही है, बल्कि इन्हें छोटी मोटी घटनाएं कहकर नजरअंदाज भी कर रही है। अब एक तो छोटा सा घटना बोल रहे हैं, हम ये सब तोड़फोड़ का राजनीति पसंद नहीं करते हैं। कहीं हो गया, लोग कर्मी लोग नाराज थे इसलिए कर दिया। उनको कहना कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत, ये कोई तोड़फोड़ कोई मरा है थोड़ी। उनको क्या कहना है, बार बार वो सवाल मुझे मत पूछिए। उनको जो कहना है करने दीजिए, हम लोग अपना जवाब देंगे। रथ के नाम पर इन्होंने जो प्रोपेगेंडा करने का प्रयास किया था, जब उन्हें नहीं मिला, रथ से उन्हें जब प्रचार नहीं मिला, तो रथ को तोड़फोड़ करवा के प्रचार लेने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत ओछी राजनीति है। बंगाल की जनता इसी समय, हमें क्या जरूरत है। और पहले तो हम इसे रथ नहीं कहते, रथ में तो देवता होते हैं। ये लोग जो लोग घूम रहे हैं, देवता है क्या? ये लोग देवता है क्या? इस चुनाव में टीएमसी के सामने बार बार राजनीतिक हिंसा के सवाल आ रहे हैं। माहौल वैसा ही बनता जा रहा है जैसा 2011 में टीएमसी ने लेफ्ट के खिलाफ बनाया था। 130 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे गए। ये ममता दीदी चाहती है, वो मानती है कि किसी को मार देने से भारतीय जनता पार्टी रुक जाएगी। मैं उनको आज कहने आया हूं कि ममता दीदी, तृणमूल के गुंडों ने हमारे 130 कार्यकर्ताओं को मार डाला है, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। वैसे राजनीतिक हिंसा में टीएमसी के कार्यकर्ता भी मारे गए और घायल हुए। हाल ही में टीएमसी के मंत्री जाकिर हुसैन पर बम से हमला हुआ था, लेकिन इसी माहौल को निष्पक्ष चुनाव के खिलाफ बताकर बीजेपी से लेकर कांग्रेस ने ज्यादा से ज्यादा चरणों में चुनाव कराने की मांग की थी। इतने चरणों में हो गए, इसमें हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे बस एक ही मकसद ये है कि हर हालात में इस चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से निर्वाह करना चाहिए, जैसे कि हर आम वोटर वो बिना डर, बिना शंका, बिना भयभीत इस चुनाव में भाग ले सके। बस यही हमारा मकसद है। बंगाल में टीएमसी को कटघरे में खड़ा कर खराब माहौल का दावा विपक्षी दल कर रहे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर केंद्रीय बलों की तैनाती के बीच चुनावी हिंसा में 3 मौतें हुई थी, लेकिन 350 से ज्यादा हिंसा की घटनाएं रिकॉर्ड की गई थी। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान 44% राजनीतिक मौतें पश्चिम बंगाल में हुई थी। 2018 के पंचायत चुनाव और 2016 के विधानसभा चुनाव में भी हिंसा का बोलबाला रहा था। और एक बार फिर चुनावी बिगुल बजते ही आई हिंसा की तस्वीरों के बाद बीजेपी आक्रामक है। पार्टी ने चुनाव आयोग से मिलकर पूरी राज्य मशीनरी पर सवाल उठा दिए हैं। मैं समझता हूं कि उन्होंने चुनाव आयोग को चुनौती दी है कि आप भले कितने भी चरण में चुनाव कराओ, कितने भी फोर्स भेज दो, किंतु हमारी गुंडागिर्दी चालू रहेगी। मैं समझता हूं इसको चुनाव आयोग को भी गंभीरता से लेना चाहिए। हमारी टीम अभी इस संदर्भ में चुनाव आयोग से मिलेगी और मुझे कहते हुए बहुत अफसोस है कि अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। एक सामान्य सी रिपोर्ट लिख ली गई है, पर हमारे पास वीडियो फुटेज है, उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ। हाल में लॉ एंड ऑर्डर कुछ भी नहीं है, इसलिए हमको करना पड़ेगा। हम लोग को इतनी इच्छा नहीं था, लेकिन सब लोग अपना अपना वोट अपना अधिकार से ईवीएम में डाले। हम लोग ये कोशिश करेंगे, हम लोग चाहते हैं, इसलिए हम लोग इलेक्शन कमीशन के पास गया था। हम लोग बोला था नए 10 फेज में हम लोग चाहिए, लेकिन नए 10 में नहीं किया। अगर 10-12 फेज में होता तो और भी अच्छा होता। बंगाल में इस बार टीएमसी और बीजेपी दोनों के लिए करो या मरो की लड़ाई है। इसीलिए राजनीतिक हिंसा को लेकर बीजेपी जितना आक्रामक हो रही है,
टीएमसी इसे बाहरी लोगों की करतूत बताकर जोरदार पलटवार करने में जुटी। मौलवी शाह के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। बंगाल में लड़ाई बेटी और बुआ के नाम पर भी छिड़ गई है। बीजेपी ने अपनी 8 महिला नेताओं का एक पोस्टर जारी किया है। 9 महिला नेता हैं, तस्वीरों में आप देख रहे हैं, उनका पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर में लिखा है कि बंगाल अपनी बेटियां चाहता है, ना कि बुआ। बीजेपी ममता पर बुआ कह के तंज करती है और इसी के साथ अभिषेक बनर्जी को लेकर ममता पर वंशवाद का आरोप लगाती है। बीजेपी के इस पोस्टर ने घमासान मचाया है क्योंकि महिला वोटरों को पार्टी टारगेट करना चाहती है। गौरतलब है कि टीएमसी ने बांग्ला निजेर में की चाय यानी बंगाल अपनी बेटी को ही चाहता है कैंपेन लॉन्च किया है और बीजेपी का पोस्टर इस कैंपेन का जवाब है। लेकिन ममता बनर्जी लंबे समय से महिला वोटरों को साधती रही हैं। 2019 के चुनाव में टीएमसी ने 41% महिलाओं को टिकट दिया था। ममता सरकार ने कन्याश्री स्कीम भी 2013 में ही लॉन्च किया था। 13 से 18 साल की पढ़ने वाली अविवाहित लड़कियों को इसके तहत आर्थिक मदद मिलती है। 2017 में इस कन्याश्री स्कीम को संयुक्त राष्ट्र का इनाम मिला था। इसके अलावा बंगाल सरकार की रूपाश्री स्कीम के तहत गरीब परिवार की बेटियों की शादी पर 25,000 रुपयों की मदद दी जाती है। इसके अलावा स्वास्थ्य साथी हेल्थ इंश्योरेंस योजना में 5 लाख सालाना का कवर है। इसमें कार्ड परिवार की सबसे बड़ी महिला के नाम पर बनता है। बंगाल में ममता सरकार सबला स्कीम भी चलाती है। ये किशोरावस्था में लड़कियों के स्वास्थ्य और पोषण का कार्यक्रम है। लेकिन अब जब बुआ के नाम पर बीजेपी ममता को घेर रही है तो इसे लेकर टीएमसी जोरदार पलटवार कर रही है। बंगाल में ये हमारा जो तस्वीर देख रहे हैं, ये बंगाल में भर घर का जो महिला लोग है, बहन है, माँ दुर्गा है, सब लोग प्रेजेंट कर रहा है। जो बंगाल में सिर्फ हम दीदी नहीं है, बंगाल में बंगाल का सब दुर्गा, घर घर में जो बंगाल का महिला लोग है, सब लोग दीदी के खिलाफ लड़ेंगे। बीजेपी का जो पोस्टर है इससे गंदा और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि वो पोस्टर में लिखा है वो पीसी को नहीं चाहते हैं, बंगाल की लड़की को चाहते हैं। तो पीसी कैसे होती है अगर वो बंगाल की मां नहीं होती है? तो ये बंगाल को जो मां है, बंगाल की जो जनाना है, हमारी अम्मा है, मां है, सबको अपमान किया। क्योंकि ममता बनर्जी पीसी है तो सही, लेकिन किसी का तो बेटी है, वो भी तो बंगाल का ही बेटी है। बंगाल में इस बार वैसा ही संग्राम हो रहा है जैसा 2011 में हुआ था। तब परिवर्तन के नारे के साथ ममता लेफ्ट के खिलाफ मैदान में थी, लेकिन आज बीजेपी ममता के खिलाफ असल परिवर्तन की बात कर रही है और इसी परिवर्तन के बीजेपी के एजेंडे को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बंगाल प्रचार की तैयारी कर रहे हैं। आज तक के कार्यक्रम सीधी बात में योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में यूपी मॉडल लाने की बात कही है। वेस्ट बंगाल शाम में आप जो जा रहे हैं, आप क्या इश्यू उठाने वाले हैं वहां पर? वहां से जुड़े हुए जो इश्यू होंगे, क्या ममता जिस मॉडल को हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर सफलतापूर्वक यूपी में लगा करके यूपी की आमदनी को दोगुना कर देते हैं, यूपी को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 12 से 2 नंबर पे ला सकते हैं, यूपी को 5वें नंबर से दूसरे नंबर पर आर्थिक ताकत के रूप में स्थापित कर सकते हैं, बंगाल क्यों नहीं हो सकता है? नहीं, वो बंगाल में जब आपके नेता जाते हैं जय श्री राम, और आपसे बड़ा मॉडल क्या है? जय श्री राम क्यों? जय श्री राम तो आप भी तो जय श्री राम तो ये हमारा एक सामान्य शिष्टाचार का उद्बोधन है। हम जब आपस में मिलते हैं, देखिए ये राजनीति को बाद में होगा। चुनाव में वेस्ट बंगाल में जय श्री राम का नारा नहीं लगा था। प्रदेश के अंदर अगर आप जाएंगे कहीं भी, यूपी बिहार में आप जाइए, राम राम जी बोलते हैं, राम बोलते हैं ना। हाँ, पर क्या राम राम मैंने दिया? 2016 में वेस्ट बंगाल में योगी राम श्री राम का नारा नहीं था। सनातन संबोधन है हमारा। देखो उनका नारा, अगर आज भी आप देखेंगे, देखिए आपके माँ बाप ने आपका नाम प्रभु रखा, कहीं ना कहीं प्रभु के पीछे का भाव ही रहा होगा कि भाई राम या भगवान शिव या भगवान विष्णु उनके सामने रहे होंगे। नहीं, वहां जो है रख दिया। आपकी पार्टी मैं वही कह रहा हूं, जय श्री राम, वो कहती है जय सिया राम। मैं कह रहा हूं, देखिए ममता का नारा है जय सिया राम। सिया राम भी तो देखिए, और आपका नारा है सिर्फ श्री राम। मैं क्या कह रहा हूं ना, हमारे यहाँ सिया राम और श्री राम में बहुत अंतर नहीं है। यहाँ वेस्ट बंगाल में ये नारा लगाएंगे ना जाकर के, सीता राम को जोड़ करके ही श्री राम बनता। श्री जो संबोधन है ये माता सीता का ही संबोधन है।
तो इस समझ की वेस्ट बंगाल में आप जो जा रहे हैं वहां पर इशू तो यही है ना, वहां पर झगड़ा तो यही है कि वहां पर अपीजमेंट हो रहा है माइनॉरिटीज के साथ, सब इशू वही बनाया जा रहा है ना। बंगाल में अभी मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, उत्तर प्रदेश की बात करी, जब बंगाल में जाएंगे बंगाल में बात करेंगे। नहीं, बंगाल में आपको तो ब्रीफिंग तो आपके दिमाग में जब आप बोलते थे और जस्वी वक्ता है। देखिए हम लोग ये सब धारणाएं पहले नहीं बनाते हैं, वहां जाकर के जो कुछ बोलना होगा बंगाल में बनाएंगे। ममता जी भी चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी है सबके सामने। देखिए बंगाल परिवर्तन की राह पर है। क्यों? और मेरा विश्वास है क्यों कि जो विकास यूपी के अंदर हुआ है, जो विकास भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में हुआ है, यह विकास बंगाल के अंदर भी होना चाहिए और विकास का लाभ बंगाल के नागरिकों को ही मिलना चाहिए, क्योंकि बंगाल भारत की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धरती रही है। तो आपका कहना है यूपी मॉडल जो है बंगाल पे इंपोज करेंगे आप? मैं क्या कर रहा हूं, ये मॉडल देश के विकास का मॉडल जो मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश ने अडॉप्ट किया है और जिसको सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया यूपी की सक्सेस स्टोरी तो यूपी की है ना। यूपी में तो वेस्ट बंगाल में जब योगी जी जाएंगे तो यूपी मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो है, मैं क्या कर रहा हूं ना, ये चीजें वहां की आवश्यकता के अनुरूप रखेंगे। पूरा इंटरव्यू आप देख सकते हैं रविवार दोपहर 12 बजे। आगे बढ़ते हुए कुछ और बड़ी खबरें। गुलाम नबी आजाद की अगुवाई में आज जम्मू में कांग्रेस के असंतुष्ट माने जाने वाले नेताओं की जुटान हुई। ये वो नेता हैं जिन्हें G23 नाम दिया जा रहा है। इन नेताओं ने आज अपने तेवर दिखाए और साफ संकेत दिया कि कांग्रेस की राजनीति आने वाले दिनों में और संग्राम मचा सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। पगड़ी से उनको सम्मानित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के जिन नेताओं को G23 नाम दिया है, उनका ये शक्ति प्रदर्शन कहिए या कुछ और, लेकिन उनकी बात दूर तलक जा रही है। सद्भावना की धरती रही है। गुलाम नबी आजाद के बुलावे पर जब आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मनीष तिवारी, राज बब्बर, विवेक तनखा जम्मू की रैली में आए तो उनके दिल की बात छिपाए भी ना छिपी। हम में से कोई ऊपर से नहीं आया, खिड़की रोशनदान से नहीं आया, दरवाजे से आए हैं, चल के आए हैं, छात्र आंदोलन से आए हैं, युवक आंदोलन से आए हैं। यह अधिकार मैंने किसी को नहीं दिया कि मेरे जीवन में कोई बताए कि हम कांग्रेसी हैं या नहीं हैं। यह हक किसी का नहीं है। हम बता सकते हैं कांग्रेस क्या है, हम बनाएंगे कांग्रेस, मजबूत करेंगे कांग्रेस को। कांग्रेस के इन नेताओं का नामकरण G23 इसलिए पड़ा क्योंकि पिछले साल कांग्रेस संगठन के काम करने के रवैये में बदलाव के लिए उन्होंने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी। कांग्रेस ने खुलकर तो कभी नहीं कहा, लेकिन इस चिट्ठी को नेतृत्व पचा भी नहीं पाया। ये नेता गांधी परिवार के साथ अपनी आस्था तो दिखाते हैं, लेकिन उनके सामने अपनी बात कहने भी लगे। इसी हफ्ते जब राहुल गांधी के बयान से ऐसा लगा कि वो उत्तर भारतीयों में राजनीतिक मुद्दों की समझ न होने की बात कह रहे हैं, तो आनंद शर्मा और कपिल सिब्बल खुलकर सामने आए थे। हर मतदाता जहां भी वो होगा, वो समझदार मतदाता है, उसको मालूम है कि किसको वोट देना है, क्यों वोट देना है, किस राजनीतिक दल को वोट देना है, किस प्रत्याशी को वोट देना है। मतदाता को सब समझ है, चाहे वो साउथ का हो, चाहे वो नॉर्थ का हो। जम्मू में गुलाम नबी आजाद के मंच पर जमावड़ा तो उनके एनजीओ गांधी ग्लोबल फैमिली के नाम पर हुआ, लेकिन गुलाम नबी के साथ खड़े दिखने की और उन्हें राज्यसभा में दोबारा लाने की आवाज मंच से उठी। खुद गुलाम नबी आजाद बोले कि मैं रिटायर नहीं हूँ। इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले कांग्रेस के G23 के नेताओं ने साफ तौर पर राहुल और सोनिया गांधी को कड़ा संदेश भेज दिया। G23 के नेताओं ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस पार्टी की हालत इस समय काफी ज्यादा खराब है और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को कुछ कड़े कदम उठाने होंगे और तभी ही कांग्रेस पार्टी में बदलाव आ सकता है और कांग्रेस पार्टी एक बार फिर राजनीति की दौड़ में आ सकती है। परिवार के सदस्य की चिंता करें। 9 फरवरी को राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद की पारी खत्म होने के वक्त खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मैं उन्हें रिटायर नहीं होने दूंगा। पीएम मोदी को शायद अंदाजा रहा होगा कि राजनीति के मोड़ क्या आने वाले हैं। कांग्रेस के लिए एक और डैमेज कंट्रोल का वक्त है। ये सभी हमारे कांग्रेस परिवार का एक अभिन्न हिस्सा है। हम सबकी इज्जत करते हैं,
और जो कुछ मैं कह रहा हूं बहुत आदरपूर्वक इसलिए कह रहा हूं। मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी समझती है कि जब 5 प्रांतों में चुनाव हो रहे हैं जिसमें कांग्रेस संघर्ष कर रही है, तो ज्यादा उपयुक्त होता अगर ये सभी नेता इन प्रांतों में अभियान करते, कांग्रेस का हाथ मजबूत करते। कांग्रेस ने संगठनात्मक चुनाव के संकेत तो दिए हैं, लेकिन कब और कैसे इसकी लकीर नहीं खींची। इसीलिए G23 नेताओं का सब्र शायद टूट रहा है। और चुनाव कहीं भी क्यों ना हो, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए ये महात्मा गांधी के 23 मजबूत इरादों वाले कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे, कांग्रेस के लिए लड़ने का काम करेंगे। सुनील जी भट्ट, जम्मू, आज तक। 26 फरवरी 2019 का दिन आतंक के खिलाफ लड़ाई का इतिहास बदलने वाला दिन था। कामयाब बालाकोट हमले से भारत ने पाकिस्तान के साथ ही साथ पूरी दुनिया को जो संदेश दिया, उससे ये साफ हो गया कि आतंक की लड़ाई में अब भारत का रुख बदल गया है, क्योंकि अब भारत सिर्फ हमला सहता नहीं है बल्कि हमले का बदला भी लेता है, घुस कर मारता है। बालाकोट हमले के 2 साल पूरे होने पर एयरफोर्स ने बिल्कुल उसी ऑपरेशन की तरह मिसाइल दागे और टारगेट को तबाह किया। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने बालाकोट हमले में हिस्सा लेने वाले स्क्वाड्रन के पायलटों के साथ उड़ान भी भरी। ये नए भारत के उस निश्चय का प्रमाण है जिसमें दुश्मनों से सीधी बात यही है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। फिर कोई हद नहीं रहेगी, मारेंगे और घर में घुस कर मारेंगे, देखते रह जाओ। बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम देने वाले स्क्वाड्रन ने आतंक और पाकिस्तान को गहरी चोट देने वाले अपने कामयाब मिशन को आज शानदार तरीके से याद किया। आज ठीक उसी तरह से टारगेट भेदे गए जैसे 2 साल पहले बालाकोट में ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। बालाकोट हमले की तरह ऑपरेशन में शामिल 2 सुखोई 30 और 3 मिराज फाइटर प्लेन ने उड़ान भरी और टारगेट को ध्वस्त किया। एयरफोर्स ने ऑपरेशन में इस्तेमाल स्पाइस 2000 बम को टारगेट पर गिराया। हाई रेजोल्यूशन कैमरे से ली गई तस्वीर में कंक्रीट से बने बंकर को भेदते और तबाह होते दिखाया गया। भारतीय वायुसेना के वही मिराज लड़ाकू विमान, वही पायलट जिन्होंने 2 साल पहले बालाकोट पर हमला किया था, इस बार फिर से एक मिशन पर निकले। ये एक प्रैक्टिस मिशन था बालाकोट हमले की दूसरी सालगिरह मनाने। ये मिशन राजस्थान सेक्टर में किया गया और ठीक उसी तरह जैसे आतंकी हमले पर हमला किया गया था, एक प्रैक्टिस टारगेट को चुना गया और उसी प्रिसिशन के साथ उस पर हमला किया गया। कुछ ही सेकंड में ये टारगेट ध्वस्त होते हुए दिखा। उधर ग्वालियर में भारतीय वायुसेना के मुखिया एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने बालाकोट हमले में हिस्सा लेने वाले स्क्वाड्रन के पायलटों के साथ उड़ान भरी। खुद भी फाइटर जेट उड़ाया और हवा में फॉर्मेशन बनाया। इस फॉर्मेशन में बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम देने वाले शूरवीर शामिल रहे। भारत का संदेश साफ है, वो युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकियों को बर्दाश्त नहीं करेगा, फिर किसी भी हद तक जाना पड़े। बालाकोट की वर्षगांठ में एयर मार्शल का जहाज को उड़ाना और प्रिसिशन स्ट्राइक्स की प्रैक्टिस करना इस बात को दर्शाता है कि हमारी सेना और खास तौर पे एयरफोर्स तैयार है किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए
और सरकार की दृढ़ता को देखते हुए अगर घुसपैठ बढ़ी इस साल तो उसी तरह कार्रवाई होगी जो बालाकोट में आज से कुछ 2 साल पहले हुई थी। आतंक के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक ट्रेलर थी। एयर स्ट्राइक पिक्चर थी और आगे ये पिक्चर चलती रहेगी। भारत ने ये बात समझा दी, पाकिस्तान ये समझ भी गया है, लेकिन इन तस्वीरों के जरिए हर मौके पर आतंक के आका को वो मंजर याद दिलाना भी जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान बातों से नहीं समझता। अभिषेक भल्ला के साथ आज तक ब्यूरो। भाड़े के आतंकियों ने कश्मीर में बहुत गंदगी फैलाई है, लेकिन अब धरती पर बसे जन्नत को संवारने का वक्त है। अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में सब कुछ बदल रहा है और इस बदलाव के दौर में कश्मीर का युवा मुख्य धारा से जुड़ने को बेताब है। जम्मू में सेना के भर्ती कैंप में हजारों की संख्या में युवक उमड़ रहे हैं। इनके जोश और सोच को देखकर आप समझ जाएंगे कि पाकिस्तान कश्मीर का छद्म युद्ध हार चुका है। कश्मीरी नौजवानों का ये जोश, ये इरादा, ये आत्मविश्वास और गजब का मनोबल देखकर पाकिस्तान बहुत टेंशन में होगा। या कहिए सदमे में होगा, क्योंकि वो देख रहा है कि जम्मू कश्मीर में उसकी आतंक की फसल चौपट हो गई है। देशभक्त जम्मू कश्मीर का युवा अब जन्नत जैसी इस धरती पर आतंक को आखिरी चोट देने की मूड में है। नौजवान बंदूक तो उठाना चाहते हैं, लेकिन राइफलों का निशाना अब देश के दुश्मनों की तरफ होगा। ये खबर देखकर आतंकियों के दिल पर पत्थर टूट पड़ेंगे। देशभक्त कश्मीरियों के साथ भारतीय सेना का हाथ है। जम्मू के जोरावर सिंह स्टेडियम में भारी संख्या में युवक जमा हो रहे हैं। जोश का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि सेना को अब तक 40,000 आवेदन मिले हैं। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू के जनरल जोरावर सिंह स्टेडियम में, जो कि एक मिलिट्री स्टेशन में स्थित है और यहाँ पर आज जो है सेना की भर्ती की रैली चल रही है। ये पहली ऐसी भर्ती रैली है जो कि कोरोना वायरस की महामारी के बाद जो है हो रही है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी संख्या में जो है युवा आए हैं जम्मू संभाग के अलग अलग जिलों से और सेना के जो अधिकारी है उनका कहना है कि 40,000 जो है आवेदन आए हैं सेना में भर्ती के लिए। हर नौजवान का एक ही लक्ष्य, भारतीय सेना की वर्दी पहनना, मां भारती की सेवा करना, जरूरत पड़े तो सर्वोच्च बलिदान देने के लिए हर पल तैनात रहना। जिला कठुआ से। अच्छा, सेना में भर्ती होना है? जी। पूरी उम्मीद है हो जाएगा सब क्लियर टेस्ट? यस सर, पूरी उम्मीद है मैं सेना में भर्ती हो सकता हूँ। अच्छा जी। तो किस उम्मीद के साथ आए? मैं सर पूरी उम्मीद से आया हूँ कि मैं सेना में भर्ती हो जाऊंगा। मुझे बचपन से शौक है, मैं भर्ती में जाना चाहता हूँ, देश की सेवा करना चाहता हूँ। आप बताइए, आपका नाम? मोहम्मद इरफान। आप कौन से जिले से? जिला कठुआ। अच्छा, क्या है मन में आपकी उम्मीद? मन में है कि हम आर्मी भर्ती में होना चाहते हैं। अच्छा, देश की सेवा करनी। जी जी जी। हाउ इज द जोश? हाय सा। हाउ इज द जोश? हाय सा। भारतीय सेना दुनिया की बेहतरीन सेनाओं में से एक है। सेना का हिस्सा बनने के लिए जोश तो जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ कड़े मापदंड पर खरा उतरना भी होगा। इस टेस्ट से गुजरने के बाद ही कोई युवा सेना की शानदार वर्दी पहन सकता है। जम्मू के जोरावर सिंह स्टेडियम में हर चयन किए गए युवक को 1600 मीटर की दौड़ 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर पूरी करनी पड़ती है। हाई जंप और लॉन्ग जंप टेस्ट में लक्ष्य को साधना पड़ता है। थल सेना में भर्ती के लिए न्यूनतम लंबाई 163 सेंटीमीटर है। हर नौजवान को शारीरिक मानसिक योग्यता के कठोर मापदंड से गुजरना पड़ता है और तब जाकर सेना में शामिल होने का उसका सपना पूरा होता है। मैं सांबा से हूँ। आपकी तो दौड़ में आप पास हो गए? हाँ जी, हाँ जी, एक्सीलेंट। काफी खुशी है? हाँ, बहुत खुशी है मेरे को। तो अब क्या उम्मीद है, आगे भी ऐसे ही रहेगा? अच्छा आगे करूंगा प्रदर्शन में।
अच्छा, पूरी उम्मीद है कि भर्ती होकर ही जाएंगे? हाँ, पूरी उम्मीद है भर्ती होकर ही जाएंगे। सेना का 15 फरवरी से 6 मार्च तक जम्मू क्षेत्र में युवाओं को फौज में भर्ती करने का मेगा प्लान है। जम्मू कश्मीर के युवाओं ने चुनौतियों को अवसर में बदला है। हर नौजवान सेना से प्रभावित है। सेना में शामिल होने के लिए नौजवान तैयारी कर रहे हैं। ये खैर जम्मू एंड कश्मीर में हमेशा देखने को मिला है, क्योंकि इन्होंने बचपन से ही जो सेना की प्रेजेंस है बहुत ज्यादा देखी है। सो दे आर जनरली इंस्पायर्ड। बट जो पिछली रैलीज भी हमने कंडक्ट की थी और इस रैली को अगर कंपेयर करें तो दे आर लुकिंग वेरी वेल ट्रेंड। और ट्रेनिंग इंसान तभी करता है जब वो उसके लिए इंटरेस्टेड हो, जब उसके लिए वॉलंटियर हो। तो अगर ऐसे वॉलंटियर और ट्रेंड वॉलंटियर अगर भारतीय सेना में प्रवेश करेंगे तो आने वाले टाइम में ये एक बहुत ही सौभाग्य होगा भारतीय सेना का भी, और यूथ का भी सौभाग्य होगा कि उनको देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। जम्मू कश्मीर की नई पौध हथियार उठाने वाले, उकसाने वाले और आतंक को बढ़ावा देने वाली सोच को जड़ से उखाड़ने को तैयार है। ये आज का जम्मू कश्मीर है। युवा बदलाव की सोच की मिसाल बन गए। आतंक को जिसने जम्मू कश्मीर का सच मान लिया था, वो देख लें कि अब जम्मू कश्मीर को गुमराह करने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। सुनील जी भट्ट, जम्मू आज तक। मुकेश अंबानी के घर के पास कार से मिली जिलेटिन की छड़ें बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही हैं, क्योंकि अगर इन छड़ों के जरिए धमाका किया जाता तो बड़ी तबाही मचना तय था। जिलेटिन की इन छड़ों के तार नागपुर से जुड़ते दिख रहे हैं। पुलिस का कहना है कि 2.5 किलो जिलेटिन में धमाका होता तो आसपास के इलाकों में तबाही हो जाती है। जिलेटिन की ये वो छड़ें हैं जो मुकेश अंबानी के घर के पास मिली कार से बरामद की गई, और कार से विस्फोटक की बरामदगी ने पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को सकते में डाल दिया, क्योंकि छोटी सी नजर आने वाली इन छड़ों में इतना बारूद भरा हुआ है जो अपने धमाके से चट्टान को भी चकनाचूर कर सकता है। इन जिलेटिन छड़ों का धमाका कितना खतरनाक हो सकता है, उसे पहले इस वीडियो से समझिए, जहां एक जिलेटिन की छड़ ने बड़े पत्थर के परखच्चे उड़ा दिए। धमाके की इन तस्वीरों से समझिए कि अगर मुकेश अंबानी के घर के पास मिली जिलेटिन की छड़ों में ब्लास्ट होता तो ये कितनी तबाही मचा सकता था, क्योंकि संदिग्ध कार में एक नहीं बल्कि जिलेटिन की 20 छड़ें बरामद हुई हैं, और ये पुलिस की चिंता बढ़ाने वाला है। एक्सपर्ट्स की अगर माने तो जितनी मात्रा में जिलेटिन पाई गई है उससे एक बड़ा धमाका हो सकता था। जिलेटिन का इस्तेमाल अक्सर नक्सली इलाकों में किया जाता है, लेकिन इस वक्त मुंबई में इसका पाए जाने से कई सवाल उठ रहे हैं। लेकिन क्योंकि बारकोडिंग नहीं थी उन जिलेटिन के साथ, इतनी आसानी से ये ढूंढ पाना कि किसने वो खरीदा था, ये मुश्किल लग रहा है। कार से मिली जिलेटिन की छड़ें मिलिट्री ग्रेड की नहीं है, यानी इनका कमर्शियल इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर मकान निर्माण और खुदाई के दौरान इसका इस्तेमाल धमाके के लिए किया जाता है। जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है, जहां पर भी जैसे एक्सकेवेशन है, चाहे वो रोड, टनल, जितने भी क्वेरी, ये जितने भी काम है, चाहे वो बड़ी क्वेरी है या छोटी क्वेरी है, जहां पर भी आपको ब्लास्टिंग करना है तो उसके लिए एक्सप्लोजिव या उसके लिए यूज होता है। जिलेटिन एक तरह का विस्फोटक है जो लिक्विड या ठोस फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि मुंबई में मिली जिलेटिन की इन छड़ों के साथ डेटोनेटर नहीं मिला है। जिलेटिन एक हाईली एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है। ये जनरली माइनिंग इंडस्ट्री में पहाड़ों को उड़ाने के लिए काम आता है। इसी कारण इसमें विस्फोटक क्षमता बहुत अधिक होती है और 20 छड़ों में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो आराम से कोई बिल्डिंग को नीचे धराशायी कर सके। दरअसल जिलेटिन स्टिक्स का इस्तेमाल डेटोनेटर के साथ होता है। सामान्य भाषा में इसे बमों का ट्रिगर भी कहते हैं, यानी जिलेटिन छड़ों में धमाके के लिए डेटोनेटर जरूरी है। इसका इस्तेमाल आतंकी और नक्सली संगठन भी धमाके के लिए करते हैं। जनरली जिलेटिन का यूज करते हैं। बहुत बार ये खासकर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में, गढ़चिरौली में, आपको याद होगा 2019 में मई में 15 पुलिस वालों की गाड़ी उड़ाई गई थी जिसमें जिलेटिन का इस्तेमाल हुआ था। तो ये नक्सलियों का पसंदीदा एक्सप्लोजिव में से एक है। यही वजह है कि जिलेटिन की छड़ों का पूरा रिकॉर्ड भी रखा जाता है।
जिस कंपनी की छड़ें मुकेश अंबानी के घर के पास कार से बरामद हुई है, अब उसका भी रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। कार में जिलेटिन स्टिक्स पाई गई थी, जिससे एक बड़ा धमाका किया जा सकता है ऐसा बताया जा रहा था। इसके साथ कुछ नंबर प्लेट्स मिली थी, वो नंबर प्लेट्स मैच करती हैं कुछ सिक्योरिटी के जो व्हीकल्स हैं मुकेश अंबानी के कॉन्वॉय में उससे, और साथ ही साथ एक थ्रेट लेटर। ये सारी चीजों की तहकीकात इस वक्त मुंबई पुलिस कर रही है। धमकी और विस्फोटक वाली साजिश को लेकर मुंबई पुलिस बेहद गंभीर है। जांच के साथ साथ मुकेश अंबानी की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। साथ ही पुलिस जिलेटिन की इन छड़ों के जरिए रची गई खतरनाक साजिश का पर्दाफाश करने में जुटी है। सौरभ वक्तानिया के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक।